तो सरकार का ही है। बताया तो आपको, राहुल गांधी ने गरीबों को 8,500 देने का वादा किया था, इन्होंने जो पढ़े लिखे हैं उनको 5,000 रुपये ला के रख दिया। आप मीडिया जगत में हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको तो खुद ही पता है इंटर्नशिप के नाम पे कितने लोगों की सैलरी मिलती है। 3-3 लाख रुपए तो बीजे करने का फीस है। 10-12 हज़ार से ज़्यादा तो कोई देता नहीं। जो अच्छा पत्रकार है, मेहनत कर रहा है, उसकी 20,000 से ज़्यादा सैलरी किसी की नहीं है। तो क्या मतलब ये कांग्रेस की तरफ या बीजेपी सरकार ने भी एक झुंझुना पकड़ाया है पब्लिक को, मतलब अपना काम कराया और उसके बाद जो भी इंटर्नशिप के लिए आया अपना काम करा के उसको टाटा बाय बाय। उसका फायदा ये हो गया कि अब HDFC बैंक जो काम 25,000 पे करवा रही थी वो 5,000 में करवा लेगी। तो इसमें लगता नहीं है कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश को और बिहार को भी करीब एक जगह से आंकड़ा आया तो वहाँ पे 11,000 करोड़, 15,000 करोड़ और 21,000 करोड़ बिहार को दिए गए, जिसमें से 15 या 16,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को भी दिए गए। आंकड़े थोड़े घूम जाते हैं, जो बहुत सारे आंकड़े होते हैं, तो इसमें तो बम्बम बोले हो गई बिहार की। तो झुंझुना पकड़ाया गया, वास्तव में उनको झुंझुना पकड़ाया गया है। डिटेल आने दीजिए, देख लीजिएगा। उसमें सारा प्रोजेक्ट जो जा रहा है वो गवर्नमेंट के अंदर जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जा रहा है, इसलिए बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। अभी बजट पेश किया गया, जिस प्रकार से एक घर का लेखा जोखा एक आदमी तय करता है, किसी तरीके से बच्चों की फीस, माता पिता की दवाई का खर्चा, बच्चों के स्कूल का खर्चा, ये होता है घर का लेखा जोखा। इसी तरीके से देश का भी एक बजट होता है, उसको बजट पारित करना कहते हैं। उसका भी एक लेखा जोखा रखा जाता है, जो लगातार 7 सालों से करती आ रही है निर्मला सीतामढ़ी। अभी क्या बजट पारित हुआ है और ये बजट जन मन धन का है या फिर एक सियासती खेल है, क्या है ये, कितना फ़ायदा होगा लोगों को, इसके बारे में लोगों से ही जानते हैं, जनता से ही जानते हैं। क्या वो इस बजट से खुश हैं या फिर नाखुश। अभी जो बजट पारित हुआ है, बहुत से लोगों का कहना है कि ये एक सियासती है, बहुत से लोगों को कहना है जनमन धन के लिए। आपको क्या लगता है, इससे आम आदमी को कुछ फ़ायदा हुआ है? देखिए, ये बजट ना विपक्ष को समझ में आया है, पक्ष ने तो जो किया उनको भी नहीं समझ में आया है। तो हकीकत ये है, ये बजट किसी को समझ में नहीं आया। ये बजट स्पेशली डिजाइन किया गया भारत और उसके उद्योगपतियों के लिए। आम जनता को पूरी तरीके से मूर्ख बनाया गया है। एक 17,500 का झुंझुना पकड़ाया गया, बदले में बाप की कमाई, आपकी कमाई और बेटे को मिलने वाले प्रॉफिट पे भी टैक्सेशन कर दिया गया है। एक साथ में तीनों को निपटा दिया। इस बजट की यही खासियत है, पहली खासियत है। दूसरी खासियत है इस बजट की कि इस बजट के चलते प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन की शुरुआत होगी, जो कि 1970 में इंदिरा गांधी ने 97 और 92% टैक्स लगा के हमारे इंडस्ट्री को वेपनाइज करके ब्लैक मनी जनरेट करवाया था। सेम वही है प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगा। इसकी एक खासियत, राहुल गांधी ने कहा था गरीबों को हम 8,500 देंगे, 1 लाख रुपए साल का। मोदी जी ने कहा बहुत अच्छी बात, आपने गरीबों की वैल्यू 8,500 लगाई। अब हम क्या करेंगे कि जो 20 लाख खर्चा करके ग्रेजुएट हो उनको हम 5,000 मिला देंगे। उसको उन्होंने नाम दिया इंटर्नशिप। कौन करेगा? भारत की 500 जो बिग टेक मतलब 500 फॉर्च्यून कंपनियां वो करेंगी। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी जो आप इस टॉपिक पे जो बोल रहे हैं इंटर्नशिप का, तो वो इसलिए सरकार ने किया कि अभी जो निकला रेलवे की भर्ती, उसमें 60,000 सीटें निकली थी, याद है आपको? उसमें 59 लाख बच्चों ने ये भर्तियों के लिए दस्तावेज मतलब अपने पेपर भरे। तो इससे सरकार ने इस पर रोक लगाई है। अब सरकार ने ये बोला है कि इंटर्नशिप करेंगे बच्चे और उनको 5-5 हज़ार रुपये भी दिए जाएंगे। कौन तो क्या देगा? उनके लिए बेनिफिशियरी नहीं है? कौन देगा? सरकार देगी। सरकार ने ही कहा है तो सरकार ही देगी। सरकार नहीं देगी, जहाँ काम करेंगे वहाँ जो इंटर्नशिप दिया जाता है तो कंपनी वाले देते हैं, ना कि सरकार देती है। ठीक है, फैसला तो सरकार का ही है। बताया तो आपको, राहुल गांधी ने गरीबों को 8,500 देने का वादा किया था, इन्होंने जो पढ़े लिखे हैं उनको 5,000 रुपये ला के रख दिया। आप मीडिया जगत में हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको तो खुद ही पता है इंटर्नशिप के नाम पे कितने लोगों की सैलरी मिलती है। 3-3 लाख रुपए तो बीजे करने का फीस है। 10-12 हज़ार से ज़्यादा तो कोई देता नहीं। जो अच्छा पत्रकार है, मेहनत कर रहा है, उसकी 20,000 से ज़्यादा सैलरी किसी की नहीं है। तो क्या मतलब ये कांग्रेस की तरफ या बीजेपी सरकार ने भी एक झुंझुना पकड़ाया है पब्लिक को? ये जो इंटर्नशिप के नाम पे बड़ी कंपनियों को, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि ये बजट केवल भारत और स्पेशली कॉर्पोरेट हाउस के लिए डिजाइन किया गया है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको 2006 से लेकर 2014 तक का जो बजट था 13 तक का, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके लिए मनमोहन सिंह ने आर्थिक इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा लोन दिया था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है,
उसमें से करीब 40% कंपनियां बंद हो गई। जो कंपनियां चल रही हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है आज के जो रिक्वायरमेंट है मतलब कंजप्शन है उससे 20% ऊपर है। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए इस बजट को इम्प्लीमेंट किया है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है ना वो एक निश्चित लिमिट तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा करने के बावजूद भी इकॉनमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसके लिए इस बजट को अप्लाई किया गया। मैं इसके 2-3 सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि अगर जिसे अभी आज एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया उसको मैं देख रहा था, वो भी वही है, किसी काम का नहीं है। अभी HDFC का आया था, उन्होंने अपनी शाखाएँ बढ़ाई हैं, इम्प्लाई भी रखे हैं, लेकिन इम्प्लाई कास्ट जो है वो नहीं बढ़ी है। कैसे संभव हो गया? आप ब्रांच खोल रहे हैं, आप नौकरी पे लोगों को रख रहे हैं और आपकी कास्ट नहीं बढ़ रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब एक टाइपिंग के लिए एक नॉर्मली काउंटर पे अगर एक आदमी को 15 दिन में ट्रेन कर देती है, ठीक है, तो उसमें HDFC बैंक हर महीने 100 लोगों को अपने पास रख सकती है 5,000 रुपये इंटर्नशिप के नाम पे और 4 महीने के बाद निकाल सकती है। मतलब अपना काम कराया और उसके बाद जो भी इंटर्नशिप के लिए आया अपना काम करा के उसको टाटा बाय बाय। उसका फ़ायदा ये हो गया कि अब HDFC बैंक जो काम 25,000 पे करवा रही थी वो 5,000 पे करवा लेगी। पहला फ़ायदा उनको हो गया। दूसरा नुकसान ये हो गया कि उसमें से जो जाएंगे इंटर्नशिप करने के लिए कुछ लोगों की भर्ती भी होगी। भैया जाहिर सी बात है वहाँ का बैंक का मैनेजर होगा, बैंक के लोग होंगे, जानने वाले होंगे, नेता होंगे, मेरा कोई रिश्तेदार होगा, तो वो तो वही प्रायोरिटी में रखेगा ना, भैया पहले घर के नौकरी को, घर वालों को नौकरी दो अपने। तो करप्शन की भी शुरुआत इसमें हो गई। इस बजट का पहला है। दूसरे नंबर पे आते हैं, इन्होंने किया है अब अपने दोस्तों के लिए, इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डील के लिए पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को इस बार पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके। अब पब्लिक जो है, पब्लिक के पास तो 10-20 हज़ार करोड़ होने से रहा मुश्किल है ना। तो ये अंबानी, अडानी या और भी जो डालमिया, इन्हीं लोगों को ये प्रोजेक्ट मिलेंगे। फिर से कांग्रेस वाले चिल्लाएंगे कि भैया ये तो अपने दोस्तों के लिए बजट वो बना दिया, आज नहीं चिल्ला रहे थे 6 महीने के बाद चिल्लाएंगे। दूसरा मिडिल क्लास के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से धोया है और चाहिए भी। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ। भैया तुमको वोट देना होता है तो तुम छुट्टी मनाते हो, वो अधिकार जनता यूज़ नहीं करती है ना। उस टाइम इनको छुट्टी मनाने का मन करता है। तो एक गांव में कहावत कही जाती है, एक नगर का राजा हुआ करता है, तो वहाँ की जो वर्किंग पब्लिक थी वो बहुत ही सिंसियर थी अपने काम को लेकर, बहुत सिंसियर थी काम को लेकर। तो राजा ने कहा यार हमारी पब्लिक तो इतना काम करती है, कुछ बोलती नहीं, ऐसा करो सबको जो काम पे जा रहे हैं उनको जूते मरवाओ। तो नगर के फाटक पे उन्होंने एक आदमी को खड़ा कर दिया जो ये लोग काम पे जाते थे, उनको रोज़ एक जूता मारता था। 2 महीने तक चलता रहा। 2 महीने के बाद लेटर एक शिकायत पेटिका डाली, भैया किसी को प्रॉब्लम है तो लिख के भेजो। तो उसमें एक नई बात लिख के आई हुई थी कि सरकार हमारे ऊपर कर थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए और जूते मारने वाले जो हैं उनकी संख्या 10 कर दीजिए, क्योंकि हमको जूते खाने में बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है और हमारा काम का नुकसान है। तो यही काम हुआ इस बार मिडिल क्लास वालों के साथ। मिडिल क्लास के लोग शेयर मार्केट में, देखिए जो 9 बजे जाता है 5 बजे वापस आता है, उसके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं ना। वो बेचारा कहीं एक्स्ट्रा टाइम कर सकता है ना कहीं रात को नौकरी कर सकता है। वो बेचारा इधर उधर से थोड़ा बहुत सेव करके या तो SIP करेगा, नहीं तो कुछ शेयर खरीद लेगा। शॉर्ट टर्म गेम के लिए इन्होंने 20 से 30% टैक्स कर दिया और लॉन्ग टर्म के लिए 10 से बढ़ा के 12.5% कर दिया। तो ये तो मिडिल क्लास वाले ही पीछे ना। फिर जिसकी वैल्यू 10 करोड़ लगा रहा है, अगर वो 5% कमाता तभी तो 2.5 करोड़ कमाएगा। लेकिन मैंने 1 लाख रुपया लगाया है, अगर मैंने 15,000 कमाया तो आपने तो उसमें से सब 1 लाख कमाया तो आपने तो 12,500 टैक्स ही ले लिया। उस पे से मेरा नुकसान है, मेरा बैंक का ब्याज है, मेरा सारा कुछ है, वो जोड़ने के बाद तो मेरे घाटे में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ठीक वही हुआ है कि आप वोट डालने नहीं जाओगे तो जूते ही खाओगे, क्योंकि सरकार आपकी नहीं सुनेगी, पहली चीज़। अब आ जाते हैं एक और मैटर है, इन्होंने रूरल डेवलपमेंट के नाम पे 1,52,000 करोड़ किया है, हाईएस्ट पैकेज जो है डिफेंस मिनिस्टर के बाद, जिसमें शिवराज सिंह चौहान है। ये इसलिए किया गया है कि ये चाणक्य अर्थशास्त्र का एक नियम है कि पैसा वहाँ लगाइए जहाँ खर्चा हो। तो अब कंपनियों को रन करने के लिए, GDP को रन करने के लिए इनके पास एक ही चीज़ बची है, वो है रूरल डेवलपमेंट।
कि अब जो कंजप्शन की डिमांड आए वो ग्रामीण क्षेत्रों से आए। इसके लिए ह्यूज पंप किया गया है पैसा इकॉनमी में। एक ही अच्छा काम हुआ है पूरे बजट में जो मुझे, शिक्षा पे आपने देख लिया कोई इंक्रीजमेंट नहीं है, और रक्षा डिफेंस बजट सेम वही है। आर्थिक विकास के लिए जो नॉर्मल बजट था उतना ही दिया गया। तो मतलब इस बजट से ना आम जनता को कुछ मिला है ना क्या बोलते हैं, सरकार ने तो टैक्स लगाने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं छोड़ा। अब आपने सुना होगा पहले प्रॉपर्टी गेन टैक्स 20% लगता था, उसको घटा के 12.5% कर दिया। सारे बड़े खुश हो रहे हैं कि इसको तो घटा दिया, इसको घटा। अरे भैया उस पर जो घटाया है अब तो वो सीधा डबल कर दिया, अब तो आपको 25% पड़ेंगे। अब यकीन मान लीजिए कि जिस प्रॉपर्टी पे मान लीजिए आपके पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी 20 साल पहले खरीदी थी, ठीक है, अब उसकी वैल्यू जब काउंट की जाएगी तो एट अ टाइम काउंट की जाएगी। मतलब अगर आप उसकी वैल्यू आज 5 करोड़ में बिक रही है तो आपको 4 करोड़ के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये सारा कुछ इंडेक्सेशन जोड़ के करीब 3.5 करोड़ पहुँच जाता था, तो खाली आपको 1.5 करोड़ का देना पड़ता है। अब ये सीधा डबल हो गया। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? आपके बाप ने मेहनत करी थी, उन्होंने सेव किया, आपने उसको बचा के रखा। गलती से आपका पोता बेचने गया तो भाई 30 साल का जो वो है उसके ऊपर उसको टैक्स पड़ेगा। तो फिर मतलब जो मिलना चाहिए विरासत में अब वो जाएगा सरकार के पास। विरासत पे भी टैक्स इन्होंने लगा दिया। इसको पहले ज़माने में स्टेट टैक्स कहा जाता था, क्योंकि 1985 में राजीव गांधी ने आते ही हटा दिया था। इंदिरा गांधी का 20,50,000 का वो हो गया था ज्वेलरी वगैरह, जो प्रियंका गांधी को मिल रही थी। अब गांधी फैमिली टैक्स तो देगी नहीं, इसलिए नियम ही हटा दिया गया। अच्छा, आपको इसमें लगता नहीं है कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश को और बिहार को भी करीब एक जगह से आंकड़ा आया तो वहाँ पे 11,000 करोड़, 15,000 करोड़ और 21,000 करोड़ बिहार को दिए गए हैं, जिसमें से 15 या 16,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को भी दिए गए हैं। आंकड़े थोड़े घूम जाते हैं जब बहुत सारे आंकड़े होते हैं, तो इसमें तो बम बम बोले हो गई बिहार की। नहीं, देखिए बिहार को कब पैकेज नहीं मिला? हर गवर्नमेंट ने बिहार को पैकेज दिया है, और पैकेज देने के बाद वही होता है जो होता है। आज तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस बार भी वही होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी पलट जाते इसलिए बिहार को इतना बड़ा पैकेज दिया है मोदी जी ने, ऐसा भी है क्या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के पलटने से या चंद्रबाबू नायडू के पलटने से सरकार नहीं गिर रही है, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं। ये आरोप लगाना गलत है, इसे तो बंगाल को भी मिला है। तो ऐसे इतना बड़ा पैकेज देने का क्या है? मतलब बिहार को डेवलप करने का उद्देश्य है या फिर अपनी सरकार अपनी कुर्सी बचाने का? जैसे राहुल गांधी जी का कहना है कि ये बजट पारित करके सरकार ने अपनी कुर्सी बचाई है, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इस बजट के ऊपर बिहार को जो मिला उस पर एक लाइन का कमेंट खाली राबड़ी देवी का, उन्होंने ही सही पढ़ा है, और मैं इससे बड़ा खुश हूँ कि जिसने बिना पढ़े बजट को समझा वो केवल राबड़ी देवी है। उन्होंने कहा इनको झुंझुना पकड़ाया गया, वास्तव में उनको झुंझुना पकड़ाया गया है। डिटेल आने दीजिए, देख लीजिएगा, उसमें सारा प्रोजेक्ट जो जा रहा है वो गवर्नमेंट के अंदर जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जा रहा है, इसलिए बिहार को कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं, इसमें सरकार को थोड़ा अपना इन्वेस्ट करना, बाकी गवर्नमेंट देगी। तो भैया जब आप अपना पैसा लगाएंगे तभी तो हम लगाएंगे, पहले आप अपना तैयार तो कीजिए। इसलिए देख लीजिएगा अगले साल भी ये बजट ऐसे ही मिलेगा, कहीं खर्च होने वाला नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों ने अपनी अच्छी राय भी दी है कि हाँ बिहार को कुछ अच्छा मिला है, ज़्यादा पैकेज दिया गया है। यहीं पे राहुल गांधी की टिप्पणी है कि अपनी सीट को बचाने के लिए बीजेपी सरकार ने बिहार को इतना बड़ा पैकेज दिया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है ये तो वैसे भी मिलता आ रहा है और उससे होना वाना कुछ है नहीं। तो राबड़ी देवी का भी इसी जगह कहना है कि इनको झुंझुना पकड़ाया गया। असलियत क्या है ये तो जुड़े रहिए, समाचार से जुड़े रहिए, न्यूज़ से, और देखते रहिए ARS। मैं आपके साथ हमलता जो आके आपको अपडेट करते रहेंगे कि बजट कितना है, जनमन धन के लिए है या एक सियासती खेल है। नमस्कार।